किसी भी ग्रह का नीच भंग हो रहा है और उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो ग्रह उतने ज्यादा राजयोग के फल देने के सामर्थ्य में है। अगर उस ग्रह का नीच भंग हो रहा है तो अर्थात वो नीच भंग एक राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से रिलेटेड और जिस भाव में बैठा होगा उसको भी खराब करेगा। चलिए अब आगे आते हैं नीच भंग राजयोग में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजयोग है। नीच भंग हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रह कौन सी राशि में नीच के होते हैं, ग्रह कौन कौन सी राशियों में नीच के होते हैं। अब नीच भंग राजयोग, तो खाली नीच भंग नहीं है, यहाँ पे नीच भंग राजयोग। अगर उस ग्रह का नीच भंग हो रहा है तो अर्थात वो नीच भंग एक राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वो ग्रह जो हमें निर्बल कमजोर दिखाई दे रहा था, अब वो ग्रह आपको राजयोग देने की क्षमता रखता है, चाहे वो धन हो, धन का योग हो या स्टेटस का योग हो। तो हम पढ़ते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या करता है और कैसे वो भंग होता है। भंग होना यानी उसकी नीचता में कमी आती है। तो नीच भंग राजयोग का मतलब है कि ग्रह अपनी नीच राशि में हो जाना, ठीक है। और जब वो नीच भंग राजयोग में आ जाता है तो उसकी बुराई जो है वो खत्म हो जाती है। बुराई मतलब जो उसकी कमजोरी है। कोई भी ग्रह अगर नीच का है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, अब वो कुछ देने के काबिल नहीं है। जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से रिलेटेड और जिस भाव में बैठा होगा उसको भी खराब करेगा। तो देखते हैं कि वो कैसे नीच भंग, किन किन शर्तों पे नीच भंग होता है। तो जिस भाव में ग्रह नीच का हो वो भाव लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो। जिस भाव में ग्रह नीच का है, यहाँ भाव की बात हो रही है, राशि की बात नहीं हो रही अभी। जिस भाव में ग्रह नीच का हो वो भाव लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो। समझिए, अब ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पे कौन नीच का हो गया है, चंद्रमा नीच का हो गया है। चंद्रमा कौन सी राशि में नीच का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। वो भाव कहां से हो, चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में हो। केंद्र का हमने क्या पढ़ा, 1 4 7 10, ये भाव हमारे कौन है, केंद्र भाव हैं। ये याद रखिएगा बिल्कुल कि इसकी नीचता कहाँ भंग होगी। जब हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र और चंद्रमा से केंद्र सब। अब यहाँ पे तो चंद्रमा ही नीच का हुआ है तो वो अलग बात हो गई, लेकिन ये भाव कहाँ है, केंद्र में है, चौथे भाव में है, तो यहाँ इसकी नीचता भंग होगी। ठीक, अब अगर यही चंद्रमा नहीं होता कोई दूसरा ग्रह होता, आइए देख लेते हैं कोई दूसरा ग्रह भी। हाँ, ये रहा, शनि यहाँ पे नीच का है, शनि यहाँ पर नीच का है। तो अब ये क्या केंद्र से है, ठीक है, केंद्र से ये केंद्र मतलब केंद्र से केंद्र में है नहीं है। देखिए 1 2 3 हमारे ये केंद्र हो गए, 1 4 7 10, ये कहाँ में है, अष्टम में है। तो ये केंद्र से अष्टम में हो गया, लेकिन ये चंद्रमा से केंद्र में है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे केंद्र भाव कौन से हैं, 1 4 7 10। ठीक, तो यहाँ पर इसकी नीचता भंग हो रही है। आगे और पढ़ते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जिस भाव में ग्रह नीच का है वो भाव लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो। दूसरा कैसे, कि जिस राशि में वह ग्रह नीच का है, ठीक है, जो भी ग्रह नीच का है जिस भी राशि में, वो जिस राशि में उच्च का होता है तो उस राशि का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो। आपको शायद पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे,
कि जैसे शनि किसमें होता है, मेष राशि में नीच का होता है, और वो उच्च का कहाँ होता है, शुक्र की तुला राशि में। तो शुक्र की राशि में वो उच्च का होता है। अब अगर शुक्र लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो तो क्या हो जाएगा, नीच भंग हो जाएगा। लग्न या चंद्रमा से कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, ठीक है, वो जिस राशि में उच्च का होता है, वो स्वामी अगर केंद्र से और चंद्रमा से केंद्र में है, हमारे लग्न के केंद्र से और चंद्रमा से केंद्र में है, तो उसका नीच भंग हो जाएगा। देख लेते हैं, सबको कोई एग्जांपल डाला है मैंने। हाँ ये देखिए, ये तो चलिए है, बट इसको समझ लीजिए कि अभी ये क्या है, यहाँ पे जो मंगल है, चंद्रमा है, वो नीच का हो रहा है, ठीक है, चंद्रमा नीच का, ये नहीं है, कोई दूसरा देखते हैं। चलिए अभी मैं एग्जांपल निकालती हूँ उसका। ये समझ में आया, लेकिन आपको शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है, और शुक्र की तुला राशि में, यानी शुक्र की राशि में वो उच्च का होता है। अब अगर शुक्र जो है लग्न या चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उसका स्वामी केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। जिस राशि में स्वामी नीच का होता है उसका स्वामी केंद्र में हो। अब यहां देखिए शनि कहाँ है, नीच में है। मंगल की राशि में नीच का होता है तो उसमें क्या लिखा है, उसका स्वामी कहाँ हो, केंद्र में हो। तो मंगल केंद्र में है, यस, तो इसका नीच भंग हो गया। शनि का नीच भंग हो रहा है, शनि का नीच भंग चंद्रमा से भी हो रहा है क्योंकि चंद्रमा से ये केंद्र में है, और इसका स्वामी, ठीक है, कहाँ है, लग्न से भी केंद्र में है, लग्न से भी शनि जहां नीच का हो रहा है। देखिए क्या लिखा है पॉइंट, जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उसका स्वामी केंद्र में हो, तो ये नीच का हो गया है आपका कहां पर, 1 नंबर की राशि में, और 1 नंबर की राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल लग्न से केंद्र में है, तो इसका नीच भंग हो गया है। अब उसके बाद थर्ड नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि जिस राशि में ग्रह नीच का हो उस राशि का स्वामी उस घर में या भाव में हो या उसको देख रहा हो। जिस राशि में ग्रह नीच का हो उसी का स्वामी, अब आप ये देख लीजिए, इसको समझिए कैसे स्वामी कि यहाँ पे कौन है, सन नीच का हो गया, सूर्य नीच का हुआ। यस, अब इसका स्वामी यानी तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है, या तो उस भाव में हो या उसको देख रहा हो। तो अगर शुक्र यहाँ पे है तो उसका मतलब नीच भंग तो हो गया। अब अगर सपोज टू शुक्र यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, क्योंकि शुक्र की तो एक ही दृष्टि है, तो भी नीच भंग यहाँ से बैठकर शुक्र किसको देख लेता, सूर्य को देख लेता, और उसका नीच भंग हो जाता। ठीक, जिस राशि में ग्रह नीच का हो उस राशि का स्वामी उस घर या भाव में हो या उसको देख रहा हो। जैसे कि सूर्य तुला में नीच का है, ठीक है, तो शुक्र या तो तुला में बैठा हो या तुला राशि को देख रहा हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जिस राशि में ग्रह नीच का हो उस राशि को वो ग्रह देखे जिसमें वह नीच ग्रह उच्च का हो। जैसे हमने ये दोनों एग्जाम्पल ले लिया। अभी कैसे,
ये अलग है। देखिए, जिस राशि में ग्रह नीच का हो, समझिएगा, और उस राशि को वो ग्रह देखे जिसमें वहां नीच ग्रह उच्च का हो। अब एग्जाम्पल समझिए कि मंगल कहाँ नीच का होता है? कर्क में, कर्क में नीच का होता है। और उच्च का कहाँ होता है? शनि की राशि में, मकर में। मकर में। तो यहाँ क्या बोला गया है कि मंगल कर्क में बैठा है और शनि कर्क में बैठे हुए मंगल को देख ले नीच भंग हो गया। तो नीच भंग हो जाएगा। मंगल का एग्जाम्पल मुझे मिला नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि सपोज टू, आप यहाँ समझिए ये मंगल की सपोज टू नीच राशि है। यहाँ पे आप ये समझिए 4 नंबर में मंगल बैठा है, ठीक, 4 नंबर में मंगल बैठा है। अब अगर इसको कौन देख ले? शनि देख ले, क्योंकि शनि की राशि में ये उच्च का होता है। तो यस, शनि कहाँ से देखेगा? शनि यहाँ से देखेगा, 11वें घर से, तीसरी दृष्टि, यहाँ से देखेगा हम्म, सप्तम दृष्टि से, और कहाँ से देखेगा? 4th हाउस से। चौथे घर से। तो चौथे घर में अगर मंगल बैठा है, सप्तम यहाँ 7वें घर में मंगल बैठा है, और 11वें घर में सॉरी शनि बैठा है। शनि, शनि चौथे घर में, 7वें घर में और 11वें घर में बैठा है, और इसको अपनी दृष्टियों से देख ले तो क्या होगा? नीच भंग हो जाएगा। यहाँ कहने का अर्थ ये है, जिस भी राशि में ग्रह नीच का हो रहा है उसका उच्च का स्वामी, यानी कि जिस राशि में वो उच्च का होता है, वो लॉर्ड उसको देख ले तो नीच भंग हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो नीच भंग हो गया इसके मतलब कि, जी बोलिए। नीच भंग हो गया इसके मतलब कि जो मंगल है उसका जो नीचता थी, इसलिए वो खत्म डेबिलिटेटेड हो होके जाएगा। बैठा है, जी जी। डेबिलिटेटेड होके बैठा है, तो उसकी नीचता के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ही कैन नॉट गिव द रिजल्ट ऑफ डेबिलिटेशन। देखिए, अभी अभी उस पॉइंट पे भी आते हैं कि नीच भंग राजयोग कैसे रिजल्ट देते हैं। अभी सिर्फ हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। अब उसके बाद है कि दो नीच ग्रह एक दूसरे के भाव को देख रहे हो। दो नीच ग्रह एक दूसरे के भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि कौन, जैसे कि लिखा हुआ है कि बुध कहाँ होता है? मीन में नीच का होता है। और शुक्र कहाँ होता है? मीन में कुछ का। हाँ, शुक्र कन्या में नीच का होता है। नीच का यहाँ होता लिखा है। हुआ है दो नीच ग्रह एक दूसरे को देख रहे हो। तो बुध अगर बैठा हो, कहाँ बैठा हो? यहाँ बैठा हो, ठीक है। बुध सपोज टू मान लीजिए यहाँ बैठा है और शुक्र यहाँ बैठा है। शुक्र यहाँ नीच का होके बैठे और बुध यहाँ नीच का होके बैठे, तो और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो क्या हो जाएगा? नीच भंग हो जाएगा। ठीक। अब आ जाते हैं कि अब ऐसा ही किसमें हो जाएगा? आपका सूर्य और सन में भी सूर्य और शनि में भी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और शनि भी आपस में आमने सामने ही होते हैं ना। एक और साथ, चंद्रमा और मंगल में भी हो जाएगा। एक और साथ चंद्रमा मंगल सब में हो जाएगा। ठीक है। तो जो आमने सामने है वो सारे के सारे ग्रह अगर नीच के हैं तो आपका क्या हो जाएगा? आपका नीच भंग हो जाएगा। अच्छा, ये समझिए, यहाँ मैंने लिख तो दिया कि बुध और शुक्र। अब ये समझिए कि बुध और शुक्र जो है कभी भी आमने सामने नहीं हो सकते। नहीं हो पाता। नेवर। ठीक है। बुध और पास में होते शुक्र हैं। कभी भी आमने सामने नहीं हो सकते। ये सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ आप लिख सकते हैं सूर्य और शनि, सूर्य और शनि, क्योंकि बुध और शुक्र हमेशा एक घर आगे पीछे ही रहते हैं। ये सन के सूर्य आसपास। के साथ चलने वाले दो ग्रह हैं। तो सूर्य से बुध एक घर आगे या पीछे रह सकता है, और शुक्र मैक्स टू मैक्स कितना रह सकता है? सूर्य से 2 घर आगे पीछे, इससे ज्यादा वो नहीं रह सकता।
तो सूर्य और शुक्र और बुध कभी भी आमने सामने नहीं होंगे। चलिए, जो ग्रह नीच का हो वो नवांश में उच्च का हो जाए। D9 नवांश कुंडली सबने सुनी होगी। तो जो ग्रह आपकी लग्न कुंडली में नीच का है लेकिन वो आपके नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाता है, तो वो ग्रह क्या हो जाता है? नीच भंग नीच भंग। राजयोग में आ जाता है। ऐसा ग्रह अपनी जितनी भी कमियां हैं वो छोड़ देता है। ठीक, जो ग्रह जिस राशि में नीच का हो वहां पर उच्च का ग्रह बैठ जाए, जैसे तुला में शनि और सूर्य और शनि दोनों बैठे हो, मीन में बुध और शुक्र दोनों बैठे हो, तो नीच भंग हो जाएगा। जैसे इस कुंडली में देखिए, यहाँ पे सूर्य भी बैठा है और शनि भी बैठा, ठीक है, सूर्य भी बैठा है और शनि भी बैठा है। एक नीच का ग्रह बैठा है, एक उच्च का ग्रह बैठा है, और यहाँ पे वीनस भी बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर नीच भंग हो गया। अच्छा, ये हमने नीच भंग के ऑलमोस्ट सारे नियम पढ़ लिए। एक नियम और होता है जो नीच भंग में नहीं आता है, वो क्या है? आप लोग लिख सकते हैं कि अगर ग्रह तीसरे में, छठे में, आठवें में और 12वें भाव में बैठा है, ग्रह तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में अपनी नीच राशि में बैठा है, तो ऐसा ग्रह आप उसको नीच भंग राजयोग में मान सकते हैं, क्योंकि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में नीच का ग्रह अच्छा फल देता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में ग्रह अगर नीच का बैठा है तो कई ज्योतिषी ऐसा बोलते हैं कि नीच भंग हो गया है। नीच भंग नहीं मानना चाहिए, उसे अच्छा ग्रह मानना चाहिए, क्योंकि तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव क्या है? बुरा भाव है। अगर ऐसे में कोई बुरा व्यक्ति जाके वहां बैठ जाए तो अच्छी बात है, बुरी जगह पे बुरा व्यक्ति ही अच्छा लगेगा ना, अच्छी जगह पे तो अच्छा नहीं लगा। तो ये क्या करेगा? ये अच्छा परिणाम देगा, ये आपको विपरीत परिणाम देगा। यानी नीच का हो गया है लेकिन जब इसकी दशा आएगी तब आपको अच्छा परिणाम देगा। अच्छा परिणाम का अर्थ क्या हो गया? तीसरे भाव में नीच का ग्रह है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेने पड़ेंगे। छठे भाव में है तो छठे भाव में आपकी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको स्ट्रगल नहीं करना होगा ज्यादा लाइफ में। ठीक है, आठवें भाव में नीच का ग्रह है तो अचानक से आपको प्रॉपर्टी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। 12वें में है तो और भी कई चीजें हैं, आप कंजूस भी हो सकते हैं, खर्चा भी नहीं कर सकते हैं एक तरीके से। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को छठे भाव का ही काम करना है, छठे भाव का ही काम करना है और वहां पर नीच का ग्रह बैठा है, तब क्या वो अच्छा है? तब वो तो अच्छा नहीं है। लेकिन आपकी अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, तब ये नीच के ग्रह आपके तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव में अच्छे हैं, ये आपको धन देते हैं वहां बैठकर। ठीक, लेकिन अगर किसी को कंपटीशन अगर बिल्ड करना है, कंपटीशन कॉम्पिटिट करना है और वहां पे नीच का ग्रह बैठा है छठे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या करेगा? और अगर उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, ये भी समझिए, और अगर उसका नीच भंग नहीं हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति आपके पास चार्ट लेकर आएगा और आप फिर बोलोगे कि नहीं ये आपको बहुत कुछ देगा, ये तब वहां नहीं देगा, क्योंकि ये छठे भाव को क्या कर रहा है? कंपटीशन को क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा। और जैसा एक बात और समझ लीजिए, नीच भंग का अर्थ क्या होता है? नीच भंग का अर्थ ये हो गया है कि वो ग्रह जो आपको प्रॉब्लम देने वाला था,
वो ग्रह जो कमजोर दिख रहा था वो ग्रह अब कमजोर नहीं रहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उच्च के समान हो गया। वो ग्रह कमजोर नहीं है लेकिन वो उच्च के समान कभी नहीं होगा। एक एग्जॉल्टेड उच्च का ग्रह, अगर सूर्य उच्च का है, वहां पर जो उसकी क्षमता होगी वो नीच के सूर्य के नीच भंग होने के बावजूद भी नहीं होगी। इसको आप ऐसे समझिए कि बारिश में आपको छाता मिला है, बारिश नहीं बंद हुई है। बारिश में आपको प्रोटेक्शन मिला है, छाता मिल गया है, रेनकोट आपने पहन लिया है, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई है। अर्थात अगर किसी का सूर्य नीच का है और नीच भंग भी हो गया है तो क्या करेगा कि, और कोई भी नीच का ग्रह, उसका नीच भंग भले ही हो जाए, वो जातक के फर्स्ट हाफ में, यूं समझ लीजिए कि जातक की जीवन में शुरुआती दौर पे बचपन से लेकर के 30 से 35 साल की उम्र तक, 30 साल तक आप कह सकते हैं, उस ग्रह की जो भी कारक तत्व हैं वो आपको साफ साफ दिखेंगे कि उसके जीवन में वो चीज कमी है। अगर सन नीच का है तो जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, पिता से मतभेद होंगे, हड्डियों में प्रॉब्लम होगी। अब ये पहले तो नहीं दिख जाएगा 30 साल की उम्र में, लेकिन इसका असर आपको 100% जातक के कुंडली में दिखेगा ही दिखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद उसको सरकार से लाभ नहीं होगा, सरकार से लाभ होगा, पिता से संबंध भी अच्छे होंगे। लेकिन आपको यही समझिए, जब भी ग्रह नीच का होता है और नीच भंग होता है तो आपको प्रोटेक्शन मिली है, उसकी एग्जॉल्टेशन की स्ट्रेंथ नहीं मिली है। लेकिन ये भी सच है कि जब नीच भंग हो रहा है और अगर उसका संबंध, सपोज टू आपसे कोई ये पूछता है कि आपका सन जो है वो नीच का है और नीच भंग हो गया और उसका संबंध दशमेश से या दशम भाव से बन रहा है या छठे भाव से बन रहा है, तो ऐसे में आपसे अगर आप कोई आकर पूछता है कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आपके पास ढेरों चार्ट में दिखाऊंगी जहां पर जातक को सरकारी नौकरी मिली है। सन क्या है? सरकार का कारक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? नीच भंग राजयोग। तो ऐसा ग्रह अपना राजयोग 100% देता है, लेकिन उसके कारक तत्वों में प्रॉब्लम आती ही आती है और सेकंड हाफ में 30 की एज के बाद वो अच्छा राजयोग होगा। और एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में मान लीजिए किसी एक तरीके से ही बन रहा है, किसी एक तरीके से ही बन रहा है। जैसे हमने इस कुंडली में देखा था, हमने यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, यहाँ नीच भंग राजयोग के बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। किसी किसी कुंडली में 2 से 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो अच्छा है। लेकिन अगर किसी कुंडली में 1 पॉइंट ही मिल रहा है, कैसे करते हैं हम किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी की स्ट्रेंथ देखने के लिए, जितने ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं यानी कि उतनी उस भाव की, उस ग्रह की स्ट्रेंथ अच्छी है। ऐसे ही अगर किसी भी ग्रह का नीच भंग हो रहा है और उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो ग्रह उतने ज्यादा राजयोग के फल देने के सामर्थ्य में है, यानी उसके अंदर उतनी क्षमता है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने लिया था कि चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए वो भाव, और या लग्न से केंद्र में होना चाहिए। तो ये भाव क्या हो गया? लग्न से केंद्र में हो गया तो इसकी नीच भंग हो गया। अब उसके बाद क्या दूसरा कोई पॉइंट मिल रहा है क्या?
मंगल इसको दृष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या चंद्रमा से मंगल केंद्र में है? नहीं है। ठीक है। और जितने भी पॉइंट है कि क्या मंगल यहाँ बैठा है? नहीं बैठा है। अब उसके बाद क्या पॉइंट है कि जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है, तो चंद्रमा किसकी राशि में? शुक्र की राशि में उच्च का होता है। तो क्या शुक्र इस पे दृष्टि डाल रहा है? नहीं डाल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जितने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे, उस ग्रह की नीच भंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये जातक की जिसकी भी कुंडली है, इसका चंद्रमा नीच का है, ऊपर से क्या है? शनि के साथ युत है। ठीक, तो आप ये नहीं कह देंगे उठते ही कि नीच भंग राजयोग हो गया है, चंद्रमा अच्छा हो गया। हमें क्या देखना है? नीच भंग राजयोग तो हो गया है डेफिनेटली, लेकिन कितना पॉइंट मिला है हमें? एक ही पॉइंट मिला है, और एक पॉइंट के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी आ गया है, सस्टेज भी आ गया है। तो ये हम जब कुंडली पूरी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन मैं यहाँ आपको उसके साथ ऐड करके बता रही हूँ कि किसी भी चीज, किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ हमको कैसे निकालनी है। खाली हमें नीच भंग राजयोग नहीं देखना है, उसमें कितने ज्यादा पॉइंट्स ऐड होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सूर्य का नीच भंग हुआ, शनि बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। एक पॉइंट हमें मिला। दूसरा पॉइंट और कौन सा मिला कि यहाँ पे वीनस भी बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है, तो 2 पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पर जो है वो हम इससे ज्यादा हमें पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि सन की नीच भंग जो हम देखेंगे वो अच्छा नीच भंग दिखा रहा है। समझ आ रहा है आपको? ये पॉइंट समझे नहीं। पॉइंट क्या बताया आपने? पॉइंट्स का मतलब ये हो गया भी किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ, हम किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ देखते हैं ना, कि भाई अगर ये मित्र ग्रह, मित्र राशि में भी है, सपोज टू मान लीजिए मित्र राशि में भी है, शुभ ग्रह से भी दृष्ट है, अच्छे भाव में भी बैठा है, आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई मैं मेरे घर में भी हूँ, मेरे दोस्त के साथ भी हूँ, और लग्जरी में भी हूँ, और मेरे ऊपर अच्छे गुरुओं की दृष्टि भी है। तो क्या हो गया? मेरी स्ट्रेंथ धीरे धीरे और बढ़ती चली जा रही है। मैं सिर्फ अपने घर में हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब मेरे साथ कौन है? मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड भी है, और उसके साथ और क्या है? मेरे गुरु की ब्लेसिंग भी है। तो इंसान की स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसे ही ग्रहों की स्ट्रेंथ भी ऐसे ही बढ़ती है। जब कोई भी योग बन रहा होता है, ठीक है, कोई भी योग बन रहा है, उसमें जितने पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड होते चले जाते हैं, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट हमें दिखाई देने लगता है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर इन दोनों की का संबंध है, यानी कि यहाँ पे नीच भंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ नीच भंग हो रहा है, मंगल ने चंद्रमा को दृष्टि दी है। ठीक, ऊपर से कौन है? एक और हमारा पॉइंट आ जाता है कि जिस भाव में ग्रह नीच का हो रहा है वो केंद्र से हो, लग्न से केंद्र में हो। तो यहाँ 2 पॉइंट मिल गए आपको। ठीक, तो इस तरीके से हमें ग्रह की स्ट्रेंथ देखनी है कि हमें इसलिए इतने सारे पॉइंट्स हैं। इसका कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ हमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट देख हमारा नीच भंग हो गया, नहीं, हमें कितने ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, उतनी ज्यादा उस ग्रह में स्ट्रेंथ आ रही है, अर्थात उतनी ज्यादा उसकी कमजोरी खत्म हो रही है। और जब उसका समय आएगा तब वो अपना जिस भी योग में है, चाहे वो धन योग में हो, चाहे वो राजयोग में हो, वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा।